हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। फिजिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर यानी कि दाब। जैसा मैंने आपको बताया था कल कि जो CBT 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कहाँ से होंगे। करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे ये क्वेश्चन आने वाले हैं 15। तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको इंडियन जियोग्राफी के वीडियो मिल जाएंगे जिनको हम RRB JEE वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिक को डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो करंट बर्निंग टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से तैयार करने हैं अपन को। तो मैं जियोग्राफी के जो टॉपिक हैं वो इस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे जो हम पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप वहां से RRB JEE के लिए इंडियन जियोग्राफी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज अपन नेक्स्ट शुरुआत करते हैं प्रेशर। ये बात की मैंने यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी के बारे में बताया आपको कि आप इंडियन जियोग्राफी के वीडियो हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे और आप वहां से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर यानी कि दाब। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर पर यूनिट एरिया पे एक्ट करने वाला फोर्स क्या कहलाता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला या एक्ट करने वाला बल क्या कहलाएगा? प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करता है वही क्या कहलाता है? प्रेशर। क्या बताया? यूनिट एरिया पर काम करने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं कि किसी भी सरफेस पर प्रति इकाई क्षेत्रफल कार्य कर रहे बल को ही क्या कहते हैं? दाब। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको बोलेंगे पास्कल। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं पास्कल। तो दाब की एक यूनिट क्या होगी? पास्कल। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको टर्म बताने वाली हूँ प्रेशर के रिगार्डिंग। ये है अपना रेफरेंस प्रेशर या रेफरेंस लाइन या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है? हमारी रेफरेंस प्रेशर लाइन है या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या जीरो दबाव लाइन है। अब ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको क्या बोलते हैं अपन? वायुमंडलीय दाब। आगे बढ़े उससे पहले इस वायुमंडलीय दाब की अपन देखते हैं क्या डेफिनेशन। मैंने क्या बताया? सबसे पहले हमने क्या लिया? एक रेफरेंस मान लिया एक प्रेशर को, या फिर बोल सकते हैं जो जीरो है। यहाँ पे क्या होगा? इस लाइन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंट कर रही है कितने? जीरो प्रेशर को, यानी कि शून्य दबाव को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ठीक है, इस लाइन से ये मैंने बताया कि इतनी डिस्टेंस पे ये जो होगा वो क्या है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब होता क्या है? अब जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है, हमारे चारों तरफ क्या है? गैसेस हैं। पता है आपको कि एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस हैं? ठीक है, वो क्या है? पृथ्वी की सरफेस पे एक प्रेशर लगाती रहती है यानी एक फोर्स लगाती रहती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो वायु और उसमें उपस्थित बहुत सारी गैसेस हैं वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो ये सभी गैसेस हैं वो हमारी अर्थ सरफेस पर क्या एक प्रेशर लगाती है और वो प्रेशर ही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया कि क्या बताया कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जितनी भी गैसेस हैं जो प्रेशर लगाती है या फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, वही क्या कहलाएगा? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम ये अर्थ सरफेस है अगर इसमें हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि अगर हाइट बढ़ेगी
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, ये यहाँ पर हमने बात की अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये गैसेज है, इन सब ने यहाँ पर एक प्रेशर फोर्स लगाया। ठीक है, अब हम h हाइट पे गए। यहाँ पर पहले तो इतनी गैसेज इस पे फोर्स लगा रही थी, ठीक है, अब रिमेनिंग सिर्फ इतना पार्ट ही इस सरफेस पे तो इतनी ही गैसेज फोर्स लगाएंगी। ठीक है, इसका मतलब आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है, हाइट बढ़ने पर जो प्रेशर है वो क्या होता है, रिड्यूस। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारा जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। आपने सुना होगा ये टर्म हमेशा कि जो पहाड़ है वहां पर खाना पकने में, जितनी हाइट पर पहाड़ होंगे वहां पर खाना पकाने में अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि अब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होता है। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। बस अब इतना ही याद रखो कि हाइट बढ़ने के साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया कि किसी सरफेस पर मान लो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वहां काम करने वाले एक्चुअल या एब्सोल्यूट प्रेशर को। ठीक है, किसी भी सरफेस पर माना हमने कि जो प्रेशर काम कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो मैंने बताया ये क्या है, काम करने वाला एक एक्चुअल प्रेशर। तो इस एक्चुअल प्रेशर को, वास्तविक प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में P एटमॉस्फेरिक, यानी कि यहां तक का प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर। तो इंपॉर्टेंट जो टर्म यहां मैं बताना चाह रही थी वो थी ये कि इसको बोलते हैं अपन गेज प्रेशर। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक दाब है वो दाब क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो होता है ना, गेज प्रेशर, उसका मेजरमेंट हमेशा होता है कौन सी लाइन से, इस गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन से। तो ये वाला कौन सा प्रेशर होगा, गेज दाब। ठीक है, अगर मैं बोलूं जो एक्चुअल प्रेशर है वो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ना हो कि अगर कम है, अब ये मान लो एक्चुअल अपना प्रेशर है, किसी सरफेस पे एक्ट कर रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P एक्चुअल माइनस में प्लस में P इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक टोटल। इसमें से माइनस अगर हम कर दें सिर्फ ये वाला प्रेशर तो ये एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर दे तो ये कहलाता है वैक्यूम प्रेशर, यानी कि निर्वात दाब, P वैक्यूम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक तरीके से, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी सरफेस पे एक्ट करने वाला प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो उसको अपन लिख सकते हैं कैसे, P एक्चुअल इक्वल्स टू में P एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। अगर एक्ट करने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो P एक्चुअल इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम। या फिर पूछ लेते हैं कि गेज प्रेशर जो है, गेज दबाव है, वो मेजर होता है कहां से, तो ऑप्शन में आपको गिवन होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव वाला प्रेशर होता है, या फिर कहेगा एटमॉस्फेरिक से बिलो वाला होता है, या फिर वो रेफरेंस लाइन से आपको बताएगा कि जो रेफरेंस लाइन है उससे प्रेशर होगा। तो ये ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे, तो हमेशा याद रखना है जो गेज प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लाइन है उससे होगा अबव। वैक्यूम का याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है उससे बिलो। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पर इनको आपको ध्यान रखना है। इनको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे बात की सबसे पहले प्रेशर की, तो प्रेशर को डिफाइन किया हमने कि पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स एक्ट करता है वही क्या कहलाता है, प्रेशर। इसकी यूनिट बताई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर जिसको बोल सकते हैं अपन पास्कल। फिर हमने प्रेशर की सारी टर्म्स यहाँ पर क्विक पढ़ ली, जैसे कि रेफरेंस प्रेशर माना हमने, उस पे हमने माना कि पृथ्वी की सरफेस पे जितनी भी गैसेस प्रेशर लगाती है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस लाइन को अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है उससे अगर अबव, अगर हमारा एक्चुअल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से कितना ज्यादा है वो प्रेशर कहलाता है गेज प्रेशर। अगर काम करने वाला एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो कितना बिलो है उससे वो कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिक्विड है और उसमें प्रेशर लगता है वो कितना लगता है। ठीक है,
एक पॉइंट बता देती हूँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, एक डिवाइस है बैरोमीटर, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैरोमीटर मेजर करता है क्या, तो बैरोमीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को हम मेजर करते हैं किससे, बैरोमीटर से। नेक्स्ट एक चीज बता देती हूँ, इसको बनाया था टोरिसेली नामक साइंटिस्ट ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था, टोरिसेली नामक साइंटिस्ट ने इसकी आविष्कार किया था, किसका, बैरोमीटर का, और बैरोमीटर का हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड। एक टर्म समझने की कोशिश करनी है अपन को, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे यहाँ से निकल के। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया कंटेनर, इसमें एक लिक्विड है जो कि h हाइट तक फिल किया गया है। ठीक है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है रो, यानी कि डेंसिटी घनत्व, यहाँ जो लिक्विड फिल किया गया है उसकी जो डेंसिटी या घनत्व है वो है रो। हमने अलग अलग पॉइंट लिए इस लिक्विड में, ये A पॉइंट है बॉटम में, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इन सब की हाइट ले लेते हैं। ये टोटल A पॉइंट की जो हाइट है वो है HA, B पॉइंट की जो हाइट है वो है HB, C पॉइंट की जो फ्री सरफेस कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, इसकी हाइट है HC। यहाँ पर जो हम हाइट मेजर कर रहे हैं, ऊंचाई मेजर कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं कहाँ से, फ्री सरफेस से। ये है यहाँ पर क्या, फ्री सरफेस, जिसको बोलते हैं मुक्त सतह या सरफेस। ठीक है, यहां से हमने हाइट मेजर की, पॉइंट ए के लिए बात करते हैं। तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर आता है वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या प्रेशर आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड GHA, क्या आएगा, PA इक्वल्स टू रो GHA। ठीक है, नेक्स्ट HA है हाइट, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब इतना जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है इतने यहाँ पर A पॉइंट पर, तो ये वाली टोटल हाइट आएगी। जबकि हमें निकालना हो पॉइंट B पर, तो लिक्विड तो अभी भी सेम है, ठीक है, G भी सेम है, लेकिन अब हाइट हो जाएगी HB। ठीक है, फिर निकालना है PC, तो वो हो जाएगा रो GHC। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से जो निकल के आया वो है कि जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, हाइट पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर, कि लिक्विड कितनी हाइट यानी ऊंचाई तक फिल किया गया है। तो बॉटम में सबसे ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे लिक्विड में, अपना जो प्रेशर फोर्स है वो कम होते चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, ये वाला। यहां से एक टर्म और बताती हूँ, जो ये है प्रेशर, ये टर्म जो प्रेशर यहाँ पे बताता है वो बता रहा है कौन सा प्रेशर, गेज प्रेशर। अगर हमें पूछा जाए कि पॉइंट ए पे काम करने वाला टोटल या फिर एक्चुअल प्रेशर बताओ, तो हम क्या करेंगे, P एटमॉस्फेरिक में यानी वायुमंडलीय दाब में गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये भी गिवन होगा P इक्वल्स टू रो GH। यहाँ जो प्रेशर निकल के आया है वो कौन सा प्रेशर है, ऑप्शन में होगा एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर, या गेज प्रेशर, या वैक्यूम प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर गेज प्रेशर को, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा हमें A पॉइंट पे एक्ट करने वाला टोटल प्रेशर। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, एक हमने बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है क्या, पास्कल, या इसको लिख सकते हैं बार।
बस इतना ध्यान रखना है, 1 बार इक्वल्स टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार भी यूनिट है किसकी? प्रेशर की। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो हम मान के चलते हैं कितना होता है 1 बार, यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको यहां से ध्यान रखना है कि जो बार है ये भी यूनिट है किसकी? दाब की, और 1 बार इक्वल्स टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इक्वल्स टू होता है किसके? 1 बार के, यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन ने यहां से फाइंड आउट किया कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है हाइट पे। सेकेंड पॉइंट की अगर अपन यहां पर बात करें, यहां पर अगर मैं पॉइंट ले लेती हूँ एक, ये A1 था, ये A2 था। ठीक है, इन दोनों के लिए हाइट सेम है, टर्म से समझते हैं, डेंसिटी सेम है दोनों के लिए, G सेम है। अब तो बॉटम में ही है दोनों पॉइंट, तो हाइट भी सेम है, इसलिए एक लेवल पर अगर सेम लिक्विड, सेम लेवल, अगर एक ही लिक्विड है, यहां पर अगर दूसरा लिक्विड होता ना, मान लो 2 कंटेनर होते और दोनों के लिए हाइट सेम होती लेकिन लिक्विड अलग है, तो वहां डेंसिटी चेंज हो जाती, क्योंकि डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर समान द्रव समान स्तर पर है तो उस पर काम करने वाला जो प्रेशर होगा PA1 इक्वल्स टू होगा PA2, यानी इस लेवल यानी इस सतह पर काम करने वाले सारे प्रेशर इक्वल होंगे। ऐसे ही यहां पर काम करने वाले प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, यहां पर काम करने वाले प्रेशर की वैल्यू भी सेम होगी, सेम लिक्विड के लिए। एक और चीज यहीं पे समझाती हूं, हमने माना एक ये लिक्विड फिल किया गया है, एक ट्यूब है ये जिसमें हमने लिक्विड फिल किया है। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म हमेशा आपको याद रखनी है, सेम लिक्विड और सेम लेवल, तो उस पर लगने वाला प्रेशर भी सेम होगा। तो यहां पर माना एक लेवल है, ये है A, जिसकी हाइट है यहां से HA फ्री सरफेस से, और सेम यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है आपको, अगर सेम लिक्विड है और सेम लेवल पर है अगर वो लिक्विड, तो उस पे काम करने वाला जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर काम करने वाला भी प्रेशर सेम होगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर बीकर है जिसमें वही लिक्विड भरा हुआ है और HA या H हाइट पर है और दोनों की सरफेस पे ऐसे डिस्टेंस बता दी हॉरिजॉन्टल, और पूछता है कि लिक्विड का प्रेशर बताओ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है ना, हमेशा याद रखना, जो क्षैतिज दूरी है उसका प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जो अपनी वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो दूरी है, वो प्रेशर को इफेक्ट करती है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है इसका, जिसको अपन को यहाँ पे देखना है, वो है पास्कल। पास्कल का नियम, या फिर जिसको बोल सकते हैं पास्कल्स लॉ। अब यहां जो पढ़ के आए हैं वही स्टेटमेंट पास्कल ने दिए। पास्कल ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया? फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया, जो पास्कल के नियम का पहला स्टेटमेंट था वो ये था कि यदि एक, ठीक है, संतुलन या इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टैटिक की बात अपन अगर बात करें कि फ्लूइड स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब मूव नहीं कर रहा है फ्लूइड, अगर स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो पास्कल का लॉ पहले तो बात है स्टैटिक कंडीशन के लिए या फिर इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था के लिए लागू होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि लिक्विड के अंदर, मतलब एक बीकर है, इसके अंदर जो एक सरफेस होगी उस पर लिक्विड पर लगने वाला जो दाब है, क्या कहा इन्होंने? स्टेटमेंट दिया कि लिक्विड के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर जो दाब है एक लेवल पर वो रहेगा इक्वल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने यही बता दिया जो हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि एक लेवल पर जो प्रेशर लगेगा वो रहेगा सेम। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, इनके दो स्टेटमेंट थे। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा? दूसरा स्टेटमेंट में यह कहा था कि किसी भी लिक्विड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहां से समझते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, एक सरफेस ली हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया इसके पर यूनिट एरिया पर, तो हमारा स्टेटमेंट ये होगा कि ये जो लिक्विड है वो हमें पता है इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, मतलब असंपीड्य, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हमने ये लिक्विड यहाँ पे फिल किया गया है, ठीक है, डेफिनेटली आपने चीज फील भी की होगी, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ से लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि जब आप किसी लिक्विड पर या किसी बंद कंटेनर के अंदर लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करते हो पर यूनिट एरिया, तो ये जो लगने वाला यहाँ पर फोर्स होगा ये सभी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से मूव करेगा जितने मैग्नीट्यूड का आपने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था, इन्होंने कहा कि जब किसी भी कंटेनर में जो लिक्विड रखा गया है उसके किसी पार्ट पर आपने पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगाया है वो उस लिक्विड में सभी डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड समान परिणाम से संचरित या ट्रांसफर होगा। ये स्टेटमेंट था। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है, ठीक है, दोनों जो साइड है इनका एरिया अलग अलग है, ठीक है, यहाँ वाले का एरिया है A1, ये वाला एरिया है A2। तो हमें यहाँ पे हमने फोर्स लगाया मान लो F1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रेशर काम किया, P इक्वल्स टू F1/A1, ठीक है। यहाँ आकर यहाँ से प्रेशर मूव करेगा लिक्विड में और यही प्रेशर काम करेगा यहाँ पर इस सरफेस पर। तो इस सरफेस पे जो दाब होगा वो होगा F1/A1 इक्वल्स टू में हमें निकालना है कि यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर अगर हमने F1, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सरफेस पे एरिया है A1, फोर्स लगाया F1, उसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पास्कल कहते हैं कि एक सरफेस पे अगर हम कुछ लगाते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया वो सेम मैग्नीट्यूड से आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे किस मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगा, F1/A1, ठीक है, तो यहाँ पर भी F1/A1 ही पहुंचेगा। यहाँ पर लगने वाला फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, जिसको लिखा हमने A2। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F1 इंटू में A2/A1। तो ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये एक दो लिम्ब है, ठीक है, जिसमें एक पे फोर्स लगा है F1, एरिया है A1, दूसरा है जहां का एरिया है A2। तो पूछा जाता है कि सेकंड लिम्ब में एक्ट करने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पास्कल ने कहा था कि किसी भी लिक्विड पे अगर हम पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाते हैं या फिर बोले जो प्रेशर एक्ट करता है वो उस लिक्विड में समान मैग्नीट्यूड से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जितना प्रेशर अपन ने लगाया वो प्रेशर हमें यहाँ मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी F1/A1, फोर्स हमने रखा अपॉन में एरिया A2। तो यहाँ पर जो आएगा फोर्स उसकी वैल्यू होगी F1/A1 A2 अपॉन में A1। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्कल के रूल पर बेस्ड कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तो मैं बता देती हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ पे फोर्स लगाओगे यहां से ऊपर मूव करेगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पास्कल के रूल के। तो हमने यहाँ पे पास्कल के रूल को डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेटमेंट तो उनका वही था कि सेम लेवल पे काम करने वाला जो प्रेशर होगा एक लिक्विड में वो सेम रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अगर किसी कंटेनर में एक लिक्विड है जो कि स्टैटिक है तो उस लिक्विड पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर हम कोई फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे तो वो समान मैग्नीट्यूड से उस लिक्विड में फ्लो करेगा, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो जितना आप यहाँ से प्रेशर एक्ट करवाओगे उतना ही वो सेकंड सरफेस से रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो ये है पास्कल का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट। गलनांक और क्वथनांक पर
दाब का प्रभाव। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, जब हमारा, जैसे मैंने बताया ही था, क्या बताया था कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, उस पे लगने वाला अगर हम दाब बढ़ा दे, ठीक है, अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है वो प्रेशर लगा रही है, यहाँ पर हम इसको हीट दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम ये आउटर जो दाब है इसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने कि किसी भी द्रव की सतह पर काम करने वाला जो दाब है, ठीक है, इसकी सरफेस पे काम करने वाला जो प्रेशर या दाब है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, उस दाब को अगर हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के दो पॉइंट होंगे जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, वो लिक्विड जिनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, यानी हीट अगर उनको प्रोवाइड करें, उनका वॉल्यूम बढ़े, फर्स्ट। सेकंड, वो लिक्विड जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे आयतन क्या हो, कम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ याद रखना है प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कम होगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कम होने का एग्जांपल हमने देखा कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर काम करने वाला जो प्रेशर है यानी कि वायुमंडलीय दाब है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, जिसके लिए हमने दो पॉइंट बनाए। फर्स्ट, हीटिंग के साथ वो लिक्विड जिनका वॉल्यूम बढ़ता है, एक हीटिंग के साथ वो लिक्विड जिनका वॉल्यूम कम होता है। फर्स्ट बात करते हैं बढ़ने वाले की, कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं और उसका आयतन बढ़ रहा है तो उस केस में हमें याद रखना है कि प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है मोम, घी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनका आयतन कम होता है, उनमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रिड्यूस। उनमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट होगा रिड्यूस, जैसे कि आइस, बर्फ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन गिवन होता है आइस, और वो पूछते हैं अगर हम बर्फ का प्रेशर बढ़ाएं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा, तो आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो ये हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रेशर के बारे में वो यहाँ डिस्कस किए, ठीक है। तो हमने गलनांक वाला एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट तो प्रेशर के साथ हमेशा बढ़ेगा और प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें दो पॉइंट से समझना है। फर्स्ट पॉइंट, जो लिक्विड गर्म करने पर आयतन जिनका बढ़ता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन वो लिक्विड जिनका तापमान बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस यानी कि बर्फ। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से उठाते हैं कि आइस की बात करेंगे वो, और पूछेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा। थैंक यू।